शादी वैसे ही पचड़े वाला काम होता है, लेकिन क्या हो जब शादी आसपास की रिश्तेदारी में ही हो जाए। अरे बहुत अच्छी है वो, मेरी सगी मौसी की ननद की बेटी का लड़का है, तुझे बहुत खुश रखेगा। अरे बुआ को तो तू बचपन से ही देख रही है। सिम्मी की माँ उसे शादी के लिए मना रही होती है, लेकिन वो डर के मारे शादी नहीं करना चाहती। अब डर किसका? माँ जानती हो ना, पड़ोस वाली चाची की बेटी के साथ क्या हुआ, कैसे ससुराल वाले थे, उन लोग दहेज के लिए कितना परेशान करते थे, वापस आ गई ना और शादीशुदा का थप्पा भी लग गया। अरे तो परेशान रहेगी क्या वो सारी जिंदगी? कोई और लड़का मिल जाएगा, कौन सा दाग लग गया है? और तेरे साथ क्यों होगा भाई? तेरे लिए इसीलिए तो रिश्तेदारी में लड़का देखा है, सब जाना पहचाना है, किसी की हिम्मत भी नहीं होगी तुझे परेशान करने की, समझी? और आखिर सिम्मी मान जाती है शादी के लिए, क्योंकि शादी तो करनी है। अच्छा है कि किसी जान पहचान में ही कर ले। तो हो जाती है सिम्मी की शादी, लेकिन शादी के बाद। हेलो माँ, वो मेरी दादी सास को जानती हो ना? अरे हाँ, वो सरला बहन जी ना, क्यों क्या हो गया? अरे माँ, वो आ रही है लंदन से, तो मेरी सास ने कहा कि पापा को बोल दे उन्हें ले आए एयरपोर्ट से, और वहीं अपने घर में 2 दिन रख लेना। वो क्या है ना, मेरी सास का व्रत चल रहा है, वो सेवा नहीं कर पाएगी, और फिर वो आपकी भी तो रिश्तेदारी में है ना, तो। अरे हाँ, लेकिन पापा तो 2 दिनों के लिए। तभी पीछे से सिम्मी की सास की आवाज आती है। क्या हुआ सिम्मी, बात हो गई क्या माँ से तेरी? ठीक है, मैं पापा को बोल देती हूँ। सिम्मी के पिता उसकी दादी सास को लेकर घर जाते हैं, और फिर 2 दिनों के बाद पापा, वो क्या है ना, मेरे ससुर जी को तो जाना पड़ गया है कहीं, तो वो कह रहे थे कि दादी सास को आप ही घर छोड़ दो, आपकी भी कुछ लगती है ना वो शायद। लो और कर लो रिश्तेदारी में शादी। इधर सिम्मी की माँ। अरे सुनते हो जी, कृष्णा बहन जी की बेटी की शादी है, क्या देना है उन लोगों को? अरे दे देंगे कुछ, इतना क्या सोचना है इसके लिए, वैसे भी इस महीने काफी खर्चा हो गया है। हाँ ये तो है, लेकिन क्या करें, सिम्मी के घर से भी उनका रिश्ता है, उसके ससुराल वाले भी तो देखेंगे कि क्या दिया हम लोगों ने। अरे हाँ ये भी तो है, क्या करे क्या? अरे लड़की को तो जाएगा, वो तो जाएगा, सिम्मी के ससुराल भी पूरा सामान जाएगा। अरे पर क्या है, सिम्मी के घर भी पिछले महीने तो सारा सामान गया था, फिर से। अरे रिश्तेदारी में शादी की है बेटी की, अच्छा थोड़ी ना लगता है, एक परिवार में सामान जा रहा है और अपनी बेटी के घर खाली हाथ। अरे रिश्तेदारी में शादी की थी ताकि बेटी को कोई परेशानी ना हो, भगवान की दया से वो तो खुश है, लेकिन मेरी जेब पर तो आए दिन डाका पड़ता रहता है। अरे कोई बात नहीं, जो है सब बेटी का ही तो है। हाँ माना उसी का है, लेकिन हर समय। खैर, रिश्तेदारी में शादी जो की थी तो लो मजे। अगले रोज सुबह। ए जी उठिए, जल्दी उठिए, वो पड़ोसी है ना कांता जी, वो आई है। तो पड़ोसन के आने पर भी मैं ही आ जाऊं क्या? अरे सिम्मी की दूर की बुआ लगती है वो, अच्छा लगता है क्या बेटी के ससुराल से कोई भी आए और आप सोते रहे? हमारी पड़ोसन सिम्मी के दूर की बुआ, ये कैसे हुआ, मतलब कब कैसे? अरे मुझे भी कुछ दिन पहले ही पता चला है। दोनों बात कर रहे थे कि सिम्मी की मौसी आ जाती है। अरे साली साहिबा कैसे आना हुआ? हम तो दर्शन के लिए ही तरस गए आपके। वाह, शुरू हो गया जीजा साली का मजाक। लीना कैसी हो, सब ठीक? सब ठीक दीदी, बस राधा बड़ी हो गई है, उसके लिए रिश्ता देख रही हूँ। एक लड़का ख्याल में आया तो सोचा आप लोगों से मिल लूं। हाँ तो बोलना कहाँ चलना है, मैं और तेरे जीजा जी तैयार है तेरे साथ चलने के लिए, बता दे कहाँ जाना है। दीदी सिम्मी के देवर से मेरी राधा की बात चलाओ ना। अरे क्यों नहीं लीना, क्यों नहीं, रिश्तेदारी में शादी होगी तो बेटियां सुरक्षित रहेगी क्या? अरे नहीं लीना, मेरी सलाह मान, 2 बहनों को एक घर में न्याय पाओ। अरे बहुत मुश्किल होगी, दोनों बहनों की एक घर में शादी नहीं होनी चाहिए, हम तो परेशान हो ही रहे, आए दिन लोगों का आना जाना लेन देन, मैं तो परेशान ही हो गया हूँ। वाह जीजा जी बहुत अच्छे, खुद की बेटी को तो बड़े घर ब्याह दिया और मेरी बेटी की शादी में सलाह देने लगे। अरे मैं तो तेरे भले के लिए कह रहा था, बाकी तुम्हारी मर्जी। दोनों बहनें सिम्मी के घर जाती है, जहाँ सिम्मी की सास मौसी को देखकर खड़ी हो जाती है। अरे आज दोनों बहनें साथ में, क्या बात है? अरे लीना बोल रही थी क्यों ना राधा की शादी सिम्मी के देवर से कर दे, तो सोचा आपसे बात करने लगे हाथ। तभी वहाँ सिम्मी आ जाती है।
अरे वाह, हाँ ये रिश्ता तो खूब जमेगा, क्यों मम्मी जी? हाँ, राधा संस्कारी और अच्छी है। वैसे भी दोनों बहनें साथ रहेंगी तो मन भी लगा रहेगा। कोई नई आई तो पता नहीं देवरानी जेठानी में पटे कि ना पटे। बस फिर क्या था, हो जाती है राधा की शादी सिम्मी के देवर से। अब दोनों बहनें बन जाती है देवरानी जेठानी। फिर कुछ समय बाद सिम्मी अपनी माँ के घर आती है। अरे वाह सिम्मी, बड़े दिन बाद आई। लग रहा है राधा और तू मायके कोई भूल गए। ऐसे राधा के आने के बाद से तेरा तो और मन लग रहा होगा, है ना? सिम्मी तो जैसे इसी सवाल का इंतजार कर रही थी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। राधा नहीं, वो तो कपिल शर्मा है ना, जो मन लगे रहे सबका। अरे माँ, वो तो बहुत तेज निकली। उसके साथ रह रही हूँ तो पता चल रहा है। क्या बात करिए बेटा, राधा और तेरी तो बहुत बनती थी। बहनें हो बेटा तुम दोनों, मौसी की बेटी है तेरी। लेकिन माँ, वो भी तो माने। वो तो रोज मौसी को फोन पर न जाने क्या क्या कहती है। पता है माँ, मौसी ने मुझसे अच्छे से बात करना भी बंद कर दिया है। तभी पिता आ जाते हैं। और करवाओ रिश्तेदारी में शादी, मैं ना कहता था परेशानी होगी। अब लो, बहनों का प्यार भी खत्म हो गया। अरे ये तो लीना को समझना चाहिए ना, कैसे हम लोगों के घर आई थी कि राधा की शादी सिम्मी के घर करवा दो। अरे वो तो मैं ही थी जो उसे लेकर गई थी। आज मेरी बेटी से ही रूखा व्यवहार कर रही है। माँ, राधा तो सारा दिन सोती रहती है। कोई आए जाए, कोई भी काम हो, सब मेरे सर डाल देती है। खुद कोई काम नहीं करती। ये तो होना ही था। अरे चुप रहिए जी आप तो। हमने तो भोले मन से रिश्तेदारी में शादी की थी। कोई शिकायत हो मेरी बेटी की तो मैं अभी जाकर बात करती हूँ ना सिम्मी की सास से। कोई फायदा नहीं है माँ, वो तो साफ कह देंगी, बहन जी आप ही तो लेकर आई थी रिश्ता, फिर हाँ क्या करोगे? अरे राधा ने तो देवर जी को भी पल्लू से बांध लिया, उसी का नाम लेते रहते हैं हर समय। खैर, सिम्मी माँ के घर रहकर वापस जाने के लिए तैयार होती है कि उसकी सास का फोन आता है। सिम्मी बेटा, वो तो माँ के घर है ना, तो उनको न्योता दे देना कि कल हम लोगों के घर पूजा है तो वो भी आ जाए, और राधा की माँ को भी बोल देना। माँ जी, मौसी को तो आप ही बोल दे, पता नहीं माँ के कहने पर वो आए कि नहीं। वैसे भी हम लोगों के घर पूजा है तो आप ही उन्हें फोन कीजिए ना। अच्छा, मैं अब घर के लिए निकल रही हूँ। सिम्मी माँ को ससुराल आने का न्योता देकर चली जाती है। अगले रोज सिम्मी की माँ और राधा की माँ यानी कि दोनों बहनें बेटियों के ससुराल जाती तो है, लेकिन अलग अलग। बेटी के ससुराल आई हो, वो भी खाली हाथ। देखो मैंने कितना कुछ खरीदा है राधा के लिए। देखो तुम राधा को समझा लो, सिम्मी की काम में मदद किया करे। वैसे तो कामचोर तुम भी थी, वैसा ही बेटी को भी बना दिया है। सिम्मी को भी तो बोलो बहन है, बहन बनकर रहे। ज्यादा जिठानी बनने की कोशिश करेगी तो राधा को भी सीधा करना आता है। बस राधा की माँ ने ये क्या कहा, सिम्मी की माँ भी लड़ने को तैयार हो जाती है और फिर दोनों जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर लड़ने लगती है। वो भूल जाती है कि वो दोनों ही अपनी बेटियों के ससुराल में खड़ी है। तभी सिम्मी और राधा की सास आ जाती है। अरे अरे क्या हो गया, क्यों लड़ रहे हैं आप लोग? अरे बहन जी, मैंने तो गलती ही कर दी जो राधा के लिए सिम्मी का घर चुना। सिम्मी बड़ी है लेकिन बड़ी की कोई क्वालिटी नहीं है, पूरी माँ पर गई है। फिर क्या, फिर से दोनों लड़ने लगती हैं। हे भगवान, कहीं भी बेटियों की शादी करो लेकिन रिश्तेदारी में ना बाबा ना। रिश्तेदारी में शादी करके तो मैं पछता रही हूँ। दोनों बहनें लड़ रही थी और बेचारी सास खड़े होकर सोच रही थी कि गलती इन्होंने की या उसने की। दो रिश्तेदारी की बहनों को अपने बेटों से ब्याह दिया। भाई आपको क्या लगता है, रिश्तेदारी में शादी सही है क्या? रूपा और शेखर सरिता विहार में रहते हैं। वो अपनी जिंदगी में बेहद खुश होते हैं। दोनों का शौर्य नाम का एक बेटा भी होता है, जिस पर दोनों ही अपनी जान छिड़कते हैं। शेखर, अब तो आप शौर्य को अपनी गोद से नीचे उतार दीजिए, उसके सोने का टाइम हो रहा है। नहीं रूपा, इसे मेरे पास ही रहने दो प्लीज। मैं थोड़ी देर में इसे बिस्तर में सुला दूंगा। लेकिन कल सुबह आपकी ऑफिस में मीटिंग भी तो है ना, और इसके लिए आपको कल जल्दी भी तो निकलना होगा। जाइए, आप भी जाकर सो जाइए। क्या यार, अभी तो मेरी गोद में आया था मेरा बेटा और तुम उसे लेकर जा रही हो। बाद में कर लेना अपने बेटे से प्यार, अभी जाकर सो जाइए। रूपा शेखर से शौर्य को ले रही होती है कि तभी शौर्य रोने लगता है। शौर्य को रोता देखकर रूपा उसे फिर से शेखर को थमा देती है। आपका बेटा ना एक नंबर का नौटंकी है, बिल्कुल आप पर गया है वो।
साफ बोलो ना, तुम्हें जलन होती है हम दोनों बाप बेटे का प्यार देखकर। पहले बड़ा तो होने दो तुम शौर्य को, फिर देखना वो सबसे ज्यादा मुझे ही प्यार करेगा। देखते हैं। ऐसे ही दिन बीतते चले जाते हैं और एक दिन कैंसर की बीमारी के चलते रूपा की मौत हो जाती है। अब शौर्य 3 साल का हो चुका होता है, जिसके कारण उसकी दादी शेखर पर दूसरी शादी का दबाव बनाने लगती है। शेखर, शौर्य अभी बहुत छोटा है और उसे इस समय एक माँ के प्यार की बहुत जरूरत है। माँ, मुझे दूसरी शादी नहीं करनी। क्या पता जो दूसरी औरत आएगी वो मेरे बेटे को एक माँ का प्यार दे या ना दे। तो रूपा की छोटी बहन वैशाली से ही शादी क्यों नहीं कर लेता? वो तो शौर्य को एक माँ का प्यार पूरा दे सकती है ना। मैंने कहा ना माँ, मुझे दूसरी शादी नहीं करनी, और अपनी ही पत्नी की बहन से तो हरगिज नहीं। ऊपर से अगर रूपा देख रही होगी तो वो क्या सोचेगी? अपने लिए ना सही, लेकिन तुझे शौर्य के लिए तो शादी करनी ही पड़ेगी ना बेटा। शेखर कुछ कहता उससे पहले ही अंजुमन उसे रूपा की कसम दे देती है, जिसके आगे मजबूर होकर शेखर शादी के लिए हामी भर देता है। देखो वैशाली, मैंने तुमसे शादी सिर्फ अपने बच्चे के लिए की है। मैं चाहता हूं कि तुम उसे एक माँ का भरपूर प्यार दो। शौर्य, आपके साथ साथ मेरा भी कुछ लगता है। अगर आप मुझसे शादी नहीं भी करते तब भी मेरा प्यार शौर्य के लिए कभी कम या ज्यादा नहीं होता। शादी के कुछ दिनों बाद ही शेखर की माँ की भी मौत हो जाती है। वैशाली शौर्य को एक माँ से भी बढ़कर प्यार देती है। शौर्य को लेकर वैशाली का यूं निस्वार्थ प्यार देखकर शेखर को भी उससे प्यार हो जाता है और कुछ सालों बाद शेखर और वैशाली का भी लड़का हो जाता है। लेकिन इसके बाद वैशाली का शौर्य को लेकर बर्ताव बदलने लगता है। वैशाली, मैं देख रहा हूं तुम आजकल शौर्य का जरा भी ध्यान नहीं रख रही हो। मुझे पता नहीं था कि आदित्य के होने के बाद तुम इतना बदल जाओगी। आदित्य मेरा अपना सगा खून है और शौर्य दीदी का, फिर मैं दोनों में अंतर कैसे नहीं करूं? माँ भले ही दोनों की अलग अलग है, लेकिन पिता तो एक है ना। अगर मुझे पहले पता होता कि तुम इतनी जल्दी बदल जाओगी तो मैं कभी तुमसे शादी ही नहीं करता। हाँ, तो किसने कहा था आपसे मुझसे शादी करने के लिए? मैं थोड़ी ना आई थी आपके पास, आपकी माँ ही आई थी मेरे घर आपका रिश्ता लेकर। वैशाली, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। गुस्से में शेखर अपना पैर पटकता हुआ शौर्य को वहां से लेकर चला जाता है। पापा, मम्मा मुझसे प्यार क्यों नहीं करती? क्या मैं उनका सगा बेटा नहीं हूँ इसलिए मुझसे प्यार नहीं करती? मम्मा नहीं करती तो क्या हुआ बेटा, पापा तो करते हैं ना आपसे प्यार। कुछ दिनों के बाद, आज तुझे खाना पीना कुछ नहीं मिलेगा, चल चुपचाप से अपने रूम में जाकर सो जा। माँ, अब भाई को खाना क्यों नहीं दे रही हो? बेटा तू आराम से खाना खा, इस नालायक की चिंता मत कर। एक दिन खाना नहीं खाएगा तो मर नहीं जाएगा ये। अगर भैया नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा। तू अपने भाई का भक्त क्यों बन रहा है? ये तेरा सौतेला भाई है, सगा नहीं जो तू लक्ष्मण बन रहा है। माँ, आपको इतना भी नहीं मालूम? श्री राम और लक्ष्मण सगे भाई नहीं थे। श्री राम माता कौशल्या और लक्ष्मण माता सुमित्रा की कोख से जन्मे थे। दोनों की सिर्फ पिता एक थे लेकिन माँ अलग थी। मुझे ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, ये सतयुग और त्रेता युग नहीं है, समझे? आया बड़ा भाई का चमचा। इतना कहकर वैशाली वहां से चली जाती है, जिसके कुछ टाइम बाद शेखर वहां आता है और आदित्य उसे सारी बात बताता है। मुझे माफ कर दो शौर्य, तुम्हारी माँ के जाने के बाद मुझे दूसरी शादी का फैसला करना ही नहीं चाहिए था। अगर मैं दूसरी शादी नहीं करता तो शायद आज तुम्हारी ये हालत ना होती। नहीं पापा, अगर आप शादी नहीं करते तो मुझे आदित्य जैसा छोटा भाई कभी नहीं मिलता। थैंक यू मुझे इतना अच्छा भाई देने के लिए। तुम दोनों हमेशा ऐसे ही साथ रहना, फिर कोई भी तुम दोनों का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। चलो, मैं तुम दोनों को आइसक्रीम खिला कर लाता हूँ, बहुत भूख लग रही है ना। शेखर शौर्य और आदित्य को आइसक्रीम दिलाने लेकर जाता है। वो दोनों को पार्क में खड़ा करके आइसक्रीम लेने जा ही रहा होता है, तभी तेज रफ्तार से आती हुई एक गाड़ी उसे कुचल देती है।
और उसी पल शेखर की मौत हो जाती है, जिसके बाद शौर्य की जिंदगी नर्क से भी बदतर हो जाती है। सुन रहे चिरकुट, इस घर के किसी भी सामान को मेरी मर्जी के बगैर हाथ मत लगाना। इन सब पर अब तेरा कोई हक नहीं है, समझा? ठीक है माँ, मैं आपकी इजाजत के बगैर किसी चीज को हाथ नहीं लगाऊंगा। चल जाकर अब पूरे घर की सफाई कर। महज 7 साल का शौर्य वैशाली के कहने पर अपने नन्हे नन्हे हाथों से पूरे घर की सफाई करने लगता है। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं, लेकिन मासी से माँ बनी वैशाली को उस मासूम से बच्चे पर जरा भी तरस नहीं आता। क्यों शौर्य, ये घर में इतनी गंदगी कैसे हो रही है? ढंग से सफाई नहीं की है क्या तूने? माँ, मैंने तो अच्छे से सफाई की थी, लेकिन आदित्य बार बार इधर उधर चलकर गंदा कर देता है। अच्छा, खुद से एक काम ढंग से नहीं होता और अपनी गलतियों का जिम्मेदार मेरे बेटे को ठहराता है। इतना कहकर वैशाली बांस का डंडा उठाकर शौर्य को जोर जोर से मारने लगती है। तभी वहां वैशाली के मायके वाले भी आ जाते हैं और उसकी सारी करतूतें देख लेते हैं। माँ, मैं ऐसा क्या करूं जिससे आप मुझे भी आदित्य के जितना प्यार करोगी? बोलिए ना माँ, मेरे क्या करने से आपके अंदर मेरे लिए ममता जागेगी? वैशाली शौर्य की एक नहीं सुनती, उसके ऊपर डंडे बरसाती जाती है। हद पार होते देख वैशाली की माँ उसका हाथ पकड़ती है और जोर से उसे थप्पड़ मारती है। यही सब करने के लिए तूने दामाद जी से शादी की थी? हमने सपने में भी तुझसे ऐसी हरकत की उम्मीद नहीं की थी। तू माँ नहीं, माँ के नाम पर एक धब्बा है। बस कीजिए माँ, आदित्य के इस दुनिया में आने से पहले मैंने इसे बहुत प्यार किया था, लेकिन अब जब मेरी खुद की औलाद है तो मैं किसी और के बच्चे से प्यार क्यों करूं? अरे नालायक औरत, जिसे तू किसी और का बच्चा कह रही है, वो तेरी खुद की सगी बहन का बच्चा है। बहन है तो क्या हुआ, मेरे अपने बच्चे से बढ़कर तो नहीं हो सकता ना ये कभी। अगर यही बात थी तो तू हमें पहले बता देती, हम शौर्य को अपने साथ ले जाते। उसे इस तरह प्रताड़ित करने की क्या जरूरत थी? अगर आपको लेकर जाना है ना तो ले जाइए इसे, मैं नहीं रोकूंगी। नहीं माँ, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे आपके साथ ही रहना है। मैं तेरी कोई माँ बाबा नहीं हूँ, तेरी माँ मर चुकी है, समझा? अब निकल जा मेरे घर से। माँ, अब बहुत गंदी हो, मुझे भी नहीं रहना आपके साथ, मैं भी भाई के साथ ही जाऊंगा। अरे तू क्यों जाएगा, तू तो मेरा सगा बेटा है, जाने दे इसे। हम यहाँ ऐश से रहेंगे, तुम्हारे पापा बहुत सारी जमीन जायदाद छोड़ गए हैं तुम्हारे लिए। नहीं माँ, मुझे भाई के साथ जाना है। आप अच्छी नहीं हो, आप बहुत बुरी हो, आप भाई को बहुत परेशान करती हो। देख वैशाली, तुझसे ज्यादा समझ तो इस मासूम बच्चे में है। ये तेरे बुरे कर्मों का ही नतीजा है, जो आज तेरी सगी औलाद खुद से तुझे ठुकरा रही है। आदित्य, तुझे इस शौर्य ने भड़काया है ना मेरे खिलाफ? नहीं माँ, मुझे किसी ने भड़काया नहीं, पर मैं सब देखता हूँ, सब समझता हूँ। भाई बहुत अच्छा है, वो आपकी जैसा नहीं है। चलिए नानी। इतना कहकर वैशाली के मायके वाले आदित्य और शौर्य को अपने साथ ले जाते हैं और इस तरह वैशाली बड़े से घर में अकेली पड़ जाती है। 2 बेटों के होते हुए भी आज उसे माँ कहकर बुलाने वाला कोई नहीं होता। मैं तो वो बोरिंग फूल पत्ते, अजीब सी डिजाइन्स और वो मोर वगैरह नहीं बनाऊंगी अपनी मेहंदी में। कुछ सॉलिड, कुछ हटके, ऐसी डिजाइन जिसे देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। अरे निगोड़ी, अब क्या पूरी दुनिया का नक्शा बनाएगी अपनी हथेली पे? अरे तुझे जैसे डिजाइन चाहिए वैसे इस मेहंदी रचाने वाले को बता दे। हाँ अमृता, और वैसे भी हमने जिन मेहंदी आर्टिस्ट को बुलवाया है वो सभी पूरे लखनऊ की फेमस मेहंदी आर्टिस्ट हैं। ओके ओके, तो फिर कोई इश्यू नहीं। चलो चलो, अब जल्दी से जाकर सो जाओ, वरना ज्यादा देर तक जागे रहे तो आंखों के नीचे काले घेरे पड़ जाएंगे और फिर तुम दोनों भी अपनी शादी के दिन मायूस हो जाओगे, ये सोचकर कि मैं तो बदसूरत लग रही हूँ। ये कहानी है जुड़वा बहनें रिद्धिमा और अमृता की। दोनों बहनों ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी और अब उनकी शादी का समय आता है। दोनों की शादी 2 भाइयों से तय होती है, रिद्धिमा की निहार से और अमृता की मुकुंद से। अमृता बचपन से ही अपनी बहन रिद्धिमा से जलती, क्योंकि उसे सब हर चीज में, हर मामले में
रिद्धिमा से कम मानते। अब दोनों बहनों की शादी की रस्में होती हैं और सगाई के बाद मेहंदी की रस्म आती है। तभी अमृता के माता पिता मधुमालती और विशंबर, मेरी दोनों जुड़वा बेटियों, तुम्हारी मेहंदी की रस्म है आज। मेहंदी एक बहुत ही पवित्र शगुन होती है, जिसके रंग के खिलने से जीवन में भी खुशियां खिल जाती है। अब मेहंदी, फिर संगीत और फिर हल्दी, उसके बाद तुम दोनों की शादी होकर विदाई हो जाएगी। एक माता पिता के लिए ये बहुत कठिन और भावनाओं से भरा समय होता है। तुम दोनों भी एक ही ससुराल में जाने वाली हो, तो जैसे जीवन भर बचपन से एक दूसरे की ढाल बनती आई हो, वैसे ही आगे भी एक दूसरे की ढाल बनकर एक दूसरे का साथ देना। जी पापा। डाल माय फुट। इस रिद्धिमा की बच्ची की वजह से बचपन से लेके आज तक मुझे सिर्फ ताने और डांट ही सुनने मिली है। और ये माँ पापा ने मेरी और उसकी शादी एक ही घर के लड़कों के साथ तय कर दी। अब ये मेरा पीछा ससुराल में भी नहीं छोड़ेगी। मेहंदी की रस्म शुरू हो जाती है। पूरे घर को बहुत सुंदर तरह से फूलों की लड़ियां और लाइटिंग की झालर लगाकर सजाया जाता है। दोनों बहनें भी लहंगे में बहुत खूबसूरत लगती हैं। निहार और मुकुंद और उनके घर वाले भी मेहंदी लेकर आते हैं। निहार की माँ सुहासिनी और पिता सरताज मधुमालती को शगुन की मेहंदी देते हुए कहते हैं, मधुमालती जी, ये लीजिए, ये लड़के वालों की तरफ से शगुन की मेहंदी। धन्यवाद सुहासिनी जी। अरे वाह, दोनों बच्चियां कितनी सुंदर लग रही हैं। और निहार और मुकुंद भी बहुत हैंडसम लग रहा है इन कुर्तों में। थू, नजर ना लगे किसी की हमारे बच्चों को। चलिए फंक्शन शुरू करते हैं। सभी औरतें ढोल बजाती हैं और नाच गानों के साथ फंक्शन शुरू होता है। लेकिन मेहंदी बनाने वाली लड़कियां गलती से अमृता की हथेली पर उसकी बहन रिद्धिमा के मंगेतर निहार का नाम लिख देती है और रिद्धिमा की हथेली पर अमृता के मंगेतर मुकुंद का नाम लिख देती हैं। दोनों जुड़वा बहनों का ध्यान नाच गानों में रहता है और इसी के चलते उनकी इस सब पर नजर ही नहीं जाती। मेहंदी लगा के रखना, ढोली सजा के रखना, लेना तुझे ओ गोरी, आएंगे तेरा सजना। तभी अचानक से रिद्धिमा चिल्ला पड़ती है, अरे नहीं, ये क्या कर दिया तुमने? ये तो मेरे होने वाले देवर का नाम है। और इन लड़कियों ने मेरी हथेली पर भी मुकुंद जी की जगह निहार जी का नाम लिख दिया है। हाय दैया, माफ कर दीजिए दीदी, वो हमें लगा कि आप रिद्धिमा दीदी हो और आप अमृता दीदी, दोनों की शक्ल सेम है ना, इसलिए। अब आप दोनों जुड़वा हो इसलिए ऐसा हुआ। तहे दिल से माफी चाहते हैं। मधुमालती जी माफ कर दीजिए। ओफो, अब ये अनर्थ तो कर दिया। अब माफी मांग के क्या फायदा? मेरी दोनों बेटियों के देवरों का नाम लिख दिया, गधेड़ी कहीं की। अरे पूरे लखनऊ में तुम्हें किसने फेमस बनाया? जरा उस कलमुहे का नाम तो बताओ। मधुमालती जी रहने दीजिए ना, अब क्यों खामखा इन पर चिल्लाना। जाहिर सी बात है, ह्यूमन नेचर है, कोई भी कंफ्यूज हो ही जाएगा। हाँ, और वैसे भी ये रस्में और रीति रिवाज तो बस कहने और करने वाली बातें हैं। मेहंदी है, कुछ दिन बाद रंग चला जाएगा। अब ये फसाद यहीं पर निपट जाता है। फिर रात में जब अमृता अपनी सहेलियां कनिका और टीना से एक आइसक्रीम स्टॉल पर मिलती है, तब यम, क्या आइसक्रीम है यार यहाँ की। बात तो सही कही तूने कनिका, अब से ना मैं यहाँ रोज आया करूंगी। हाँ, अब तो अपनी शादी के बाद तुम मुकुंद जीजू के साथ रात में बाहर घूमने जाने के बहाने बनाती रहेगी। पर एक बात कहूँ अमृता, बुरा मत मानना, लेकिन तेरी जुड़वा बहन रिद्धिमा का मंगेतर निहार जो है ना, वो मुकुंद से भी ज्यादा अमीर है। बहुत सारे पैसे कमाता है, वो एक बड़ी पोस्ट पे है। लेकिन मुकुंद, वो तो बस ढीला ही है। क्या? लेकिन तुम्हें ये सारी निजी बातें कैसे पता? अरे यार, हम दोनों तो तेरे होने वाले ससुराल के सामने की गली में ही तो रहते हैं बहन। अपनी सहेलियों की इन बातों को सुनकर अमृता गुस्से से आग बबूला हो जाती है और घर जाकर वो सोचने लगती है, वाह, मतलब रिद्धिमा की शादी होगी उस अमीर निहार से जो इतनी अच्छी जॉब करता है, और मैं उस मुकुंद से शादी कर लूं। माँ और पापा भी ऐसे ही हैं, दोनों बस रिद्धिमा का अच्छा देखते हैं और मेरा बुरा।
नहीं, पहले ही इस लड़की ने मेरी आधी जिंदगी बर्बाद कर रखी है और अब फिर से मैं उसकी शादी उस निहार से होते हुए नहीं देख सकती। रिश्ता पक्का करते वक्त सुहासिनी आंटी ने और उन दोनों भाइयों ने बहुत मक्खन लगाकर कहा था कि दोनों भी अच्छी नौकरी करते हैं। शादी के बाद जब रिद्धिमा महंगी साड़ियां, सोने के गहने और पूरी अमीरों की तरह हो जाएगी उस निहार के साथ, तब तो मैं जल जल कर सच में राख हो जाऊंगी। कुछ तो करना पड़ेगा। तभी सोचते हुए अमृता की नजर आईने में अपने आप पर जाती है और अपनी शक्ल को देखकर अमृता अचानक से मुस्कुराकर कहती है, वाह क्या आइडिया है। चलो, आखिरकार लाइफ में पहली बार जुड़वा होने का कुछ तो फायदा होगा। वैसे भी जाने अनजाने में ही सही, किस्मत ने निहार का नाम मेरी हथेली पर लिखवा ही दिया है। अब जब निहार जी के नाम की मेहंदी रची है तो अब शादी भी निहार और अमृता की ही होगी। मंडप में घूंघट की आड़ में निहार जी के बगल में बैठ जाऊंगी और सबको लगेगा कि मैं अमृता नहीं रिद्धिमा हूं। हल्दी की रस्म के बाद शादी के दिन मंडप में दोनों दुल्हन घूंघट में मुंह छुपाए रहती है और दोनों दूल्हे भी सहरा बांधे हुए रहते हैं, जिससे उनकी भी शक्ल सहरे के पीछे छुप जाती है। और इसी का फायदा उठाकर रिद्धिमा से पहले अमृता निहार के बगल में जाकर बैठ जाती है और फिर पंडित जी मंत्रों का उच्चारण शुरू करते हैं और वरमाला और 7 फेरों के बाद दोनों जुड़वा बहनों की शादी हो जाती है। विवाह संपन्न हुआ। अब ये दोनों जोड़े सदा के लिए शादीशुदा जोड़े बन चुके हैं। अब दुल्हनों अपना अपना घूंघट उठा लो और दुल्हों तुम भी अपना सहरा उठा लो और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद ले लो। लेकिन जब चारों अपना घूंघट और सहरा उठाते हैं तब उन्हें देखकर सभी चौंक जाते हैं। रिद्धिमा जी आप? मुकुंद जी आप? अमृता तुम यहाँ, ये कैसे हुआ? और अमृता नाटक करती है, ओ नो, ये क्या हो गया? अरे बाप रे, फिर से दोनों बहनों के जुड़वापन की वजह से ये घोर मुसीबत खड़ी हो गई। लेकिन यजमान, यूं हथेली पे गलती से नाम की मेहंदी रच जाना और अब यूं इस तरह जाने अनजाने में हुई भूल के कारण दोनों बहनों की और दोनों दुल्हों की अदला बदली, ये कोई गलती नहीं, ये तो स्वयं ऊपर वाले का इशारा है। अब विधि विधान से जो हो गया है उसी को स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि ये जोड़ियां किस्मत ने मिलाई है। हाँ पंडित जी सही कह रहे हैं। अब शादी हो गई है तो इसी को स्वीकार कर लेते हैं। वैसे भी ये अरेंज मैरिज है, लव मैरिज होती तो सोचा जाता। बच्चों, इसी को नियति का इशारा समझो और अपनी नई शुरुआत करो। अमृता मन ही मन बहुत खुश होती है। ये फाइनली मेरी शादी निहार से हो ही गई। जिंदगी भर तो किस्मत को मुझ पर कभी दया नहीं आई, लेकिन अब मेरी शादी के वक्त किस्मत फुल ऑन मुझ पर दया बरसा रही है। अब ये रिद्धिमा रहेगी इस बेवकूफ मुकुंद के साथ और मैं रहूंगी रानियों की तरह अपने निहार जी के साथ। रिद्धिमा, मुकुंद और अमृता निहार दोनों भी ससुराल जाते हैं और खुशी से रहने लगते हैं। लेकिन शादी के 3 दिन बाद अचानक से निहार जी की जॉब छूट जाती है। हाँ, मेरी कंपनी बंद हो गई है। हमारे बॉस की डेथ के बाद अब उस कंपनी का मालिक कोई नहीं रहा। अब मेरी जॉब छूट गई है। क्या? अब क्या होगा? अब तो भगवान ही जाने। अरे नहीं, जिस बुनियाद पे मैंने इस निहार से शादी की थी क्योंकि ये अमीर था, लेकिन अब तो इसकी जॉब छूट गई। नहीं, ये मेरे साथ ही क्यों होता है? इतनी मेहनत से सारी चाल रची और बदले में मुझे ये मिला। अमृता ने जिस चीज के लिए निहार से शादी की थी वही चीज उसके हाथ में आई ही नहीं। और दूसरी तरफ रिद्धिमा और मुकुंद अपनी नई शुरुआत करते हैं और थोड़े में ही सही लेकिन दोनों एक खुशहाल जिंदगी बिताते हैं और अमृता अपना सर पीटते रह जाती है।
अरे ठीक है, नाखून तो हर कोई चबाता है, कभी कोई घबराहट में तो कभी कोई किसी की इंतजार में। लेकिन हमारी आज की बहू वो तो माँ माँ। सभी ननद को रोता देखकर एक जगह आ जाते हैं। अरे क्या हो गया? क्यों बच्चों की तरह रो रही है? पैसे गिरा दिए क्या जो कल दिए थे? क्या हो गया मेरी गुड़िया को? बुरा सपना देख लिया क्या? अरे क्या हो गया? तेरा कोई लड़के वड़के के साथ चक्कर तो नहीं है ना? सभी ननद को रोता देखकर परेशान थे, लेकिन भाभी, अरे भाभी कहाँ है? हाय रे, आज तो पक्का ये लोग मुझे घर से निकाल देंगे, क्या करूं? घबराकर बहू अपनी उंगली को मुंह में डाल देती है। हे भगवान, अब तो नाखून उगने ही जैसे बंद हो गया है। उधर कमरे में माँ सब कुछ भी बोले जा रहे हैं। अरे समझो तो सही, मैं क्यों रो रही हूँ? मैंने कोई बुरा सपना नहीं देखा, लेकिन आँख खुलने पर बुरी हकीकत देख ली है। और भाई, निशा नाम है मेरा। मैं लड़कों के लिए नहीं रोती, लड़के मेरे लिए रोते हैं, समझा? अरे हो गया तो अब बता कि रो क्यों रही है? क्या हो गया था? पापा, आपने जो कल पैसे दिए थे ना, मैंने उन पैसों से नकली नाखून लगवाकर नेल आर्ट बनवाया था। लेकिन ये देखिए सारे नेल्स जैसे चूहे ने कतर दिए। पापा, न जाने किसने मेरे प्यारे और महंगे नाखून को खा लिया। बहू अंदर से सारी बात सुन रही होती है। वो समझ जाती है कि ननद को पता ही नहीं है कि उसके नाखून किसी और ने नहीं बल्कि भाभी ने खाए हैं। नकली थे? हाँ, तभी मैं कहूँ कि वो बात क्यों नहीं आ रही जो पहले आया करती थी। असली तो असली ही होते हैं, वैसे इतने बुरे भी नहीं थे। खैर, बाहर जाकर माहौल बनाती हूँ, कहीं मेरे ऊपर ही शक ना आ जाए। बहू आ जाती है बाहर। क्या बात है, पूरा परिवार एक साथ? अब मुझे चाय बनाने के लिए मत बोलना, थक गई हूँ सोकर, जस्ट उठी हूँ। अरे तू तो रहने ही दे, घर की बेटी के मुँह कोई नाखून खा गया, किसी को कोई चिंता ही नहीं है। हाँ, नाखून खा गया? अरे माँ जी, आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे आपके बाग के कोई अमृत खाकर निकल गया हो। वैसे भाभी, आपके मुंह के पास हरा रंग तो बिल्कुल वैसा ही लगा है जैसा मेरे नाखून का नेल आर्ट था। आपने तो नहीं? बहू कुछ कहती उससे पहले पति। अरे बहन, कैसी बात कर रही हो अपनी भाभी से? मेरी बीवी कोई चूहा नहीं है जो किसी के भी नाखून कुतर दे। हाँ, नहीं तो क्या, वैसे भी नकली नाखून नहीं खाती हूँ मैं। अरे पर तुझे क्या पता था कि वो नकली है? हाँ, नहीं तो क्या, वैसे अपना सूट सिल रही थी तो धागा मुंह से तोड़ा था, वही हरा रंग फेस पर लग गया होगा। पर आप तो बोल रही थी कि आप सोकर आई हैं। हद है, सोचा चलो सारा परिवार साथ है, चाय पकौड़े बना लेती हूँ, लेकिन नहीं, तुमको तो सीआईडी खेलना है ना, तो चलो पहले चोर पुलिस से खत्म कर लेते हैं। हाँ बिटिया, जा तू चाय पकौड़े लेकर आ, इस घर में तो नाखून पर भी बवाल हो जाता है। किसी को पता नहीं कि बहू की नाखून खाने की आदत इतनी बढ़ जाती है कि एक रोज, हे भगवान, इस औरत के पैर के नाखून कितने प्यारे लग रहे हैं। बहू उसके पैर देख ही रही होती है कि उस औरत को ठोकर लगती है और वो गिर जाती है और बहू पर चिल्लाती है, ये औरत मुझे घूर रही थी, इसी की गंदी नजर के कारण मैं गिरी हूँ। हो ना हो यही है काली नजर वाली। ओए सुन ले, तेरे पैरों में कुछ अटका था, तेरे नाखून के कारण गिरी है तू, अभी काट दे नहीं तो घर जाने तक 10 बार और गिरेगी। औरत खड़ी होती है और पास में जाकर बैठ जाती है। हाँ, बात तो सही है, पैर के नाखून काफी बड़े हो रहे हैं, इन्हें काट लेना था पर याद ही नहीं रहा। तो अब काट लो। हाँ, काट तो लूँ, लेकिन कैसे? यहाँ तो मेरे पास कोई सामान नहीं है, ना कटर ना कैंची। मेरे पास है कटर, बोले तो काट दूं। हाँ हाँ, नेकी और पूछ। हाय रे, उस औरत का बस इतना कहना क्या था। बहू तो शुरू हो जाती है मुंह से उसके पैरों के नाखून को खाने, खाती चली जाती है। छी, कैसी हो, ये क्या कर रही हो? लेकिन बहू तो किसी भूखे भेड़िए की तरह उसके नाखून खाने में लगी रहती है।
वो खाती जाती है और फिर जब वो उस औरत के पूरे नाखून खा लेती है देखिए कैसे कैसे पूरा साफ हो गया है ना। अरे लेकिन एक बार बता तो देना था कि मुंह से साफ करोगी तो मैं पैर तो धो लेती। यही तो डर था, फिर वो बात नहीं आती ना। जो मज़ा देसी मिट्टी में फंसे नाखून को खाने का है वो साफ नाखून में कहाँ। आसपास खड़े सभी लोग हैरान रह जाते हैं कि कैसे कोई किसी के पैर के नाखून को मुंह से खा सकता है। फिर एक रोज, अरे बहू नेल कटर तो देना जरा, वो क्या है ना नाखून काटने हैं, बहुत बड़े हो गए हैं। कहा बुढ़िया तेरे तो नाखून जैसे भगवान ने दिए ही ना हो। अब कैसी बात करिए माँ जी, आपके तो नाखून अभी दिखने भी शुरू नहीं हुए, क्या काटेंगी मांस। अरे तुझे कैसे पता, जा लेकर आ। सास फटाफट नाखून काटती है और ढेर सारा नाखून एक कागज़ पर रखकर फेंकने जा रही होती है कि कैसी बात कर रही हैं माँ जी, बहू के होते हुए आप काम करेगी, लाइए मैं फेंक देती हूँ। अरे नहीं नहीं, हम लोगों के घर कहावत है नाखून को किसी के हाथ में नहीं देना चाहिए। वो क्या है ना, सारे टोने टोट के नाखून से ही तो होते हैं। कल को तूने कोई टोना टोटका कर दिया तो? हाँ बहुत प्रॉपर्टी है ना आपके पास जो मैं टोना करूँगी, और जो भी है वो आपके मरने के बाद सारी मेरी ही तो है। अरे चल निकल यहाँ से। सास बाहर जाती है और कागज़ को कचरे में फेंक देती है। बहू देखती है कि कैसे उसके फेवरेट नाखूनों को कचरे में फेंक दिया गया। हाय रे, आज के समय में तो नाखूनों की कोई कदर ही नहीं है। अभी उठाने जाऊंगी तो सासू माँ को पता लग जाएगा। एक काम करती हूँ, सबके सोने के बाद जाऊंगी। बस फिर क्या, रात होती है और बहू निकल जाती है टॉर्च लेकर नाखून की तलाश में कचरे के ढेर में। रात को बहू मोबाइल की टॉर्च में ढूंढ ढूंढ कर नाखून खा रही थी कि तभी एक कुत्ता आ जाता है और वो भी कचरे में मुंह मारने लगता है। ओए हट हट! वो कुत्ते को जोर से डंडा मारती है जिससे वो कुत्ता चिल्लाने लगता है। ओए चुप चुप चुप, प्लीज चुप, नहीं तो सबको पता चल जाएगा। तभी आसपास के मोहल्ले के लोग भी आ जाते हैं और घर वाले भी बाहर आ जाते हैं। अरे ये तो वही है ना जिसका वीडियो वायरल था, एक औरत के पैर के नाखून खाने का। ये यहाँ क्या कर रही है? ये यहाँ कचरे से नाखून चुन कर खा रही थी। मैंने वीडियो बनाया है, कल इसे वायरल करूँगा। तभी पति उस लड़के का मोबाइल लेकर तोड़ देता है। ये सब क्या है? ये देखिए भैया, आपकी बीवी नाखून खाती है, देखिए। मैंने आज दिन में नाखून काट कर यहीं कचरे में फेंके थे। हाय रे बहू, छी! मुझे माफ कर दीजिए, मेरे कारण आप लोगों की बेइज्जती हुई है। मैं अब से कभी नाखून नहीं खाऊंगी।